नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे और ब्रायोफाइटा में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। पूर्व के वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा का सामान्य परिचय देख लिया था। दूसरा पॉइंट था ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों में हमने कुछ लक्षण देख लिए थे। वो इस प्रकार से हैं: वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, आवास, हैबिटेट, पादप शरीर, प्लांट बॉडी, पोषण, न्यूट्रिशन। यानी ये 4 पॉइंट हमने सामान्य लक्षणों में देख लिए थे। आज के वीडियो में हम इससे आगे के लक्षण जो हैं वो देख रहे हैं। ब्रायोफाइटा का 5वां लक्षण आता है जनन या रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा के पौधों में जनन कायिक व लैंगिक विधियों से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन का अभाव होता है। अलैंगिक जनन सामान्यतः नहीं पाया जाता है। अब हम कायिक जनन और लैंगिक जनन जो है दोनों को अलग अलग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ब्रायोफाइटा में कायिक जनन की निम्न विधियां पाई जाती हैं। पहली विधि है प्रगामी मृत्यु एवं क्षय द्वारा। दूसरी विधि है अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा कायिक जनन होता है ब्रायोफाइटा में। तीसरी विधि कौन सी है? कंद द्वारा होता है, बाय ट्यूबर्स के द्वारा। चौथी गैमा द्वारा। पांचवें नंबर पे जो विधि आती है वो है प्रोटोनिमा के द्वारा। छठे नंबर पर क्लेडिया द्वारा, 9 शाखाओं के द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। तो ये कायिक जनन की 8 विधियां हैं जिनसे ब्रायोफाइटा के पौधों में जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब इन जो 8 विधि हैं इनमें से सामान्यतः जो 4 विधियां हैं ये लगभग सभी ब्रायोफाइटों के अंदर पाई जाती हैं और बाकी की प्रोटोनिमा, क्लेडिया, 9 शाखाओं के द्वारा या पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा जो जनन की विधि है ये कुछ विशिष्ट पौधे हैं जिनके अंदर पाई जाती हैं। पहली विधि आती है प्रगामी मृत्यु एवं क्षय द्वारा। इस विधि में थैलस का आधारीय भाग मृत्यु एवं क्षय द्वारा नष्ट हो जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, ये ब्रायोफाइट है उसका एक थैलस है और इसका जो आधारीय भाग है ये वाला भाग जो है वो मृत्यु और क्षय के द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह क्रिया जब द्विभाजी शाखा के आधार तक पहुंचती है तो एक पादप की 2 शाखाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं तथा प्रत्येक शाखा एक स्वतंत्र पादप के रूप में वृद्धि करने लगती है। यहाँ से ये नीचे का जो भाग है क्षय होते हुए ये द्विभाजी शाखन क्षेत्र है, यहाँ तक जैसे ही पहुंचता है तो ये शाखाएं क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं। जैसे ये अलग हो गई तो ये शाखा और ये शाखा क्या अलग हो गई। जैसे ये और ऊपर आएगा तो ये शाखा और ये शाखा दोनों अलग होती चली जाएंगी और अब प्रत्येक जो शाखा है वो एक स्वतंत्र पादप के रूप में वृद्धि करने लगती है। और ये किस किस में पाई जाती है? रिक्सिया के अंदर, मार्केंसिया के अंदर, पोरेला और एंथोसरोस के अंदर। ये जो लीवरवर्ट पौधे होते हैं, हॉर्नवर्ट जो पौधे होते हैं, शुरुआत क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे ब्रायोफाइटा का। तो जो लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट के जो पौधे हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला और एंथोसरोस, एंथोसरोस जो है वो हॉर्नवर्ट के अंदर आता है। तो इनके अंदर ये विधि के द्वारा कायिक जनन होता है। दूसरी विधि आती है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा, बाई एडवेंटियस ब्रांचेज। अपस्थानिक शाखाएं थैलस के अभ्यक्ष सतह पर मध्य सिरा के समीप विकसित होकर वृद्धि करने लगती हैं। प्रत्येक वृद्धि करती हुई शाखा पृथक होकर एक पादप के रूप में विकसित हो जाती है और इस विधि के द्वारा जो जनन होता है वो रिक्सिया फ्लूटेंस, मार्केंसिया पामेटा
और एंथोसरोस लेविस के अंदर, यानी रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसरोस में भी इस विधि के द्वारा जनन होता है। पहली वाली विधि भी मिलती है, दूसरी वाली विधि अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा भी इनमें जनन होता है। अपस्थानिक शाखाएं थैलस के अपाक्ष सतह से भी विकसित हो सकती हैं। इनमें तो अभ्यक्त सतह से विकसित होती हैं, और पेलिया जो होता है इसके अंदर कहां से, अपाक्ष सतह से विकसित होती हैं। और टार्जियोनिया में अपस्थानिक शाखाएं सुकाय के यानी थैलस के किनारों पर विकसित होती हैं। तो ये टार्जियोनिया है, इसमें शाखाएं जो मिलती हैं वो किनारों से विकसित होती हैं। पेलिया में अपाक्ष सतह से विकसित होती हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसरोस के अंदर, इनके अंदर शाखाएं जो होती हैं वो अभ्यक्त सतह से विकसित होती हैं। तीसरी विधि आती है कंद द्वारा, बाई ट्यूबर्स। ब्रायोफाइटा में कंद प्रतिकूल वातावरण में चिरकालिता के हेतु निर्मित होते हैं। प्रत्येक कंद गोलाकार गेंदनुमा संरचना होती है, जिसमें एकमात्र वृद्धि बिंदु व खाद्य पदार्थ निहित रहता है। तो इसमें केवल एक वृद्धि बिंदु होता है और संचित पदार्थ है वो पाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों के, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर तो ये बनते हैं, और प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस की मृत्यु हो जाती है। कंद इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। तो प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती हैं तो उसमें कंद जो होते हैं केवल ये जीवित रहते हैं, बाकी का पौधा है वो नष्ट हो जाता है। जैसे ही अनुकूल मौसम आता है तो कंद अंकुरित होकर के नया पादप बनाकर पुनः जीवन यापन करने लगता है। तो कंद से फिर नया पौधा है वो तैयार हो जाता है। तो ये विधि जो पाई जाती है वो रिक्सिया में भी पाई जाती है, मार्केंसिया में पाई जाती है और एंथोसरोस के अंदर भी पाई जाती है। तो हम शुरू से ही देख रहे हैं, शुरू से जो हमने तीन विधि देखी हैं अब तक, सब तीनों विधियां हैं रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसरोस, तीनों के अंदर ये विधियां मिलती हैं। चौथी विधि आती है गैमा द्वारा। ब्रायोफाइटा में गैमी कायिक जनन की विशिष्ट संरचनाएं हैं। प्रत्येक गैमी सैव्रंत बहुकोशिकीय हरी व विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न आकार की पाई जाती है। तो प्रत्येक जो गैमी होती है उसमें एक व्रंत पाया जाता है, बहुकोशिकीय संरचना है, ये हरे रंग की होती है, आकार है वो अलग अलग सदस्यों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। मुख्य रूप से हिपेटिकॉप्सिडा के सदस्यों में बहुतायत से बनती है। हिपेटिकॉप्सिडा के जो सदस्य हैं, लीवर बर्ट जो हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनती हैं। देखिए ये हमको याद रखना पड़ेगा, आगे हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि ब्रायोफाइटा जो है उसको तीन वर्गों में बांटा गया है। हिपेटिकॉप्सिडा जिसको लीवरबर्ट बोलते हैं, दूसरा एक एंथोसेरोटॉप्सिडा जिसको हॉर्नबर्ट बोलते हैं, और तीसरा ब्रायोप्सिडा जिसको हम मॉसेज बोलते हैं। तो हिपेटिकॉप्सिडा के अंदर जो गैमा है वो बहुत अधिक मात्रा में बनती हैं। मार्केंसिया में गैमी गैमा कप में उपस्थित रहती हैं। प्रत्येक कप में 13 से लेकर के 16 तक गैमी पाई जाती हैं। गैमी इनमें गैमी में दो पार्श्वीय खांच उपस्थित रहते हैं जहां पर वृद्धि बिंदु पाया जाता है। यहीं से यह अंकुरित होकर के नया पादप बनाती है। तो इस तरीके की गैमी है वो पाई जाती है, ये खांच युक्त होती है, ये नोच है इसके अंदर। ये मार्केंसिया में इस तरीके की गैमी है वो पाई जाती है। एंथोसेरोटॉप्सिडा या हॉर्नवर्ट के जो सदस्य हैं उनमें गैमा कम मात्रा में मिलती है, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलती। और मॉस जो है, ब्रायोप्सिडा जो है, तीसरा वर्ग जो ब्रायोप्सिडा का आता है, उसमें गैमी बहुकोशिकीय अंडाकार व छोटे व्रंत पर लगती हैं। यह प्रोटोनिमल गैमी कहलाती है। तो इनमें बहुकोशिकीय होती है और इनमें व्रंत है वो छोटा होता है। अब देखिए इसमें हमने हिपेटिकॉप्सिडा में आते हैं रिक्सिया और मार्केंसिया। एंथोसेरोटॉप्सिडा जिसमें हमको एंथोसरोस याद रखना है, और ब्रायोप्सिडा या मोसेज जिसके अंदर फ्यूनेरिया है, स्फेगनम है, ये आते हैं पौधे, इनको हम आगे देखेंगे। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से यहां से जो क्वेश्चन उठता है वो एक तो ये उठता है कि आपको जो जनन है ब्रायोफाइटा में जनन का वर्णन कीजिए। तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, जब तो आपको जनन, कायिक जनन को भी समझाना पड़ेगा और लैंगिक जनन है उसको भी समझाना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन जब आता है तो वो केवल इतना पूछा जाता है
कि ब्रायोफाइटा में कायिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो हमने जो 8 विधि देखेंगे उनका हम वर्णन करेंगे। कई बार क्या होता है केवल गैमा के ऊपर और या आपको जो प्रोटोनिमा है, दो के ऊपर क्या 2.5 नंबर में शॉर्ट नोट लिखवा लेता है, तो हमको उस हिसाब से भी इसको तैयार रखना है। कायिक जनन की जो 5वीं विधि आती है वो है प्रोटोनिमा द्वारा। ब्रायोफाइटा के मॉस या ब्रायोप्सिडा के सदस्यों में प्रोटोनिमा पाया जाता है जो अगुणित बीजाणु के अंकुरण से निर्मित होता है। देखिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये ब्रायोफाइट है, उसका जो स्पोरोफाइट है वो 3 भागों में विभेदित होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर। ये कैप्सूल है, इसके अंदर जब कैप्सूल के अंदर है वो स्पोर बनते हैं। मैं ठीक है, ये जब कैप्सूल का स्फुटन हो जाता है तो स्पोर है वो बाहर आ जाते हैं। और स्पोर बाहर आने के बाद में जब इनका जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जब जर्मिनेशन होता है तो उससे तो क्या है, स्पोर अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण कर लेता है, वो तो प्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, स्पोर है इससे अंकुरण होता है और अंकुरण होने के बाद में ये प्रोटोनिमा बनता है। देखिए ये ठीक है। और ये प्रोटोनिमा है, इस पर क्या करते हैं, ये बहुकोशिकीय बहुशाखित होता है और इस पर अनेक बड़ बनती हैं, इस पर ये बड़ बनती हैं। ये बड़ जो है ये वृद्धि करके ये बनाती है गैमेटोफोर, युग्मक धर का निर्माण करती है। और प्रत्येक जो युग्मक धर है वो अलग से फिर एक नए पादप का निर्माण करता है या स्वतंत्र युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण करता है। अगली विधि आती है क्लेडिया द्वारा। यह विधि मुख्यतः पर्णिल सदस्यों में पाई जाती है। मुख्य पादप से अलग हुए शाखित भागों को क्लेडिया कहते हैं। पर्णिल सदस्यों में होती है और कोई शाखा जब अलग हो जाती है तो उसको क्लेडिया बोलते हैं। और यह जब ये मतलब पर्ण से भी बन सकती है, स्तंभ से भी बन सकती है, दोनों से बन सकती है। तो पर्ण से बनती है तो उसको पर्ण क्लेडिया बोलते हैं और तने से बनती है तो उसको स्तंभ क्लेडिया कहते हैं। और ये पाई किस में जाती है, ब्रायोप्टेरिस फ्रूटिकुलोसा के अंदर। ये जो तीनों विधियां हैं ये कुछ विशेष पादप हैं उनके अंदर ही मिलती हैं। 7वीं जो विधि है वो है नव शाखाओं द्वारा। ये स्फैग्नम में पाई जाती है। पूछा जाता है कई बार कि स्फैग्नम में कायिक जनन की जो विधि है वो कौन सी है, तो ये नव शाखाओं के द्वारा होती है। स्फैग्नम में नव शाखाओं के द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें कभी कभी कोई शाखा सीधी होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, यह तेजी से बढ़कर मुख्य शाखा के समान हो जाती है, जिसे नव शाखा हम कहते हैं। यह अलग होकर नया पादप बना लेती है। यही कारण है कि स्फैग्नम में गुणन काफी तेजी से होकर शीघ्र ही यह समूह में वृद्धि करने लगता है। तो ये नव शाखाओं के द्वारा जो जनन होता है वो स्फैग्नम में होता है। और अगली नेक्स्ट विधि आती है वो प्रकलिकाओं के द्वारा, बाई ब्यूलबिल्स। एक मॉस है ब्रायम रायथ्रोकार्पम। इनमें जड़ों से प्रकलिका विकसित होती हैं। प्रत्येक प्रकलिका एक गोलाकार संरचना होती है जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नया पादप बना लेती है। तो ये 8 विधियां हैं जिनसे ब्रायोफाइटा में कायिक जनन संपन्न होता है। तो ब्रायोफाइटा में कायिक जनन की ये 8 विधियां थी जिनके बारे में हमने चर्चा करी। देखिए अब यहां से बात ये आती है कि प्रश्न है वो किस तरीके से यहां से बनता है। एक तो सामान्यतः जब 10 नंबर का प्रश्न आता है तो वो पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा में जनन का वर्णन कीजिए या जनन की विधियां हैं उनका वर्णन कीजिए। तो हमको कायिक जनन और लैंगिक जनन दोनों के बारे में डिटेल से हमको लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या करता है, कई बार ब्रायोफाइटा में कायिक जनन के ऊपर और लैंगिक जनन के ऊपर अलग अलग प्रश्न है वो पूछ लेता है 5 नंबर के अंदर कि ब्रायोफाइटा की कायिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो हमने कायिक जनन की जो 8 विधियां पढ़ी हैं उन 8 विधियों का वर्णन हम कर देंगे। और लैंगिक जनन को पूछता है तो लैंगिक जनन का हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें उस हिसाब से लिख देंगे। अब एक चीज और आती है, देखिए इसको थोड़ा सा और समझिए। हम ब्रायोफाइटा में क्या है मेंबर पढ़ेंगे,
जैसे हिपेटिक ऑप्सिडा जो वर्ग है उसके अंदर रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ये हम देखेंगे। और एंथोसरोटॉप्सिडा जो है हॉर्नवर्ट जिसको कहते हैं उसके अंदर एंथोसरोस आता है, एंथोसरोस को हम देखेंगे। और तीसरा जो वर्ग आता है वो ब्रायोप्सिडा या मॉस, जिसमें पॉलीट्राइकम आता है और स्फेग्नम आता है। तो पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम ये हमारे सिलेबस में है। तो कहने का मतलब दो हिपेटिक ऑप्सिडा के हैं, एक एंथोसरोटॉप्सिडा का मेंबर है और दो हमारे किसके हैं, ब्रायोप्सिडा के मेंबर हैं। अब इनमें मेंबर में से कई बार प्रश्न उठता है कि जैसे कि रिक्सिया में कायिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए, मार्केंसिया में कायिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए, या एंथोसरोस में कायिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो हम यहीं से उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिक्सिया के बारे में पूछा कि रिक्सिया में कायिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए, तो 8 विधियों में से जो शुरुआत की 4 विधियां हैं, जो शुरुआत की 4 विधियां थी वो रिक्सिया के अंदर भी पाई जाती है, मार्केंसिया के अंदर भी पाई जाती है, एंथोसरोस के अंदर भी पाई जाती हैं। तो अगर एंथोसरोस के संबंध में पूछे, रिक्सिया के संदर्भ में पूछे या मार्केंसिया के संदर्भ में पूछे, तो हम उन 4 विधियों को लिख सकते हैं। जब स्फेग्नम की बात आती है तो स्फेग्नम में हमको स्पेशली कौन सा, 9 शाखाओं के द्वारा वो विधि और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न को इधर उधर किसी भी तरीके से घुमा दे, लेकिन आप जो है अगर आपने करेक्टर्स को सिस्टमेटिक याद किया है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे।